अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज़, जिसमें हम एंग्लो सेक्सन से लेके आज मतलब कि मॉडर्न एज तक तमाम एजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एंग्लो सेक्सन से। लेट्स स्टार्ट। द एंग्लो सेक्सन का एक और नेम भी है और वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इस पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 670 से 1100 AD। ये जो पीरियड है एंग्लो सेक्सन जो एज है ये अर्लीस्ट फेज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्ट हुआ था और इसको हम कह सकते हैं कि ये लिटरेचर ऑफ एंगल्स एंड सेक्शंस भी है। 3 नेम होंगे इसके। पहला नेम है एंग्लो एंड सेक्सन, दूसरा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड और तीसरा हम कह सकते हैं कि ये लिटरेचर ऑफ एंगल्स एंड सेक्शंस। इंग्लिश वाज कॉमन नेम एंड टंग ऑफ दीज ट्राइब्स। ये जो ट्राइब्स थे, जो कबीले थे एंग्लो एंड सेक्शंस के, इनका जो कॉमन नेम था वो इंग्लिश था और जो इनकी कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन ज़बान थी, वो भी इंग्लिश ही थी। बिफोर दे ऑक्युपाइड ब्रिटेन दे लिव्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क। इससे पहले मतलब कि जब इन लोगों ने ब्रिटेन को ऑक्युपाइड किया, उससे पहले ये लोग रहते थे स्वीडन एंड डेनमार्क के कोस्ट के करीब। इन लोगों ने जो लैंड को, जिस ज़मीन को ऑक्युपाइड किया, इस पर कब्ज़ा किया, उसको हम कहते हैं ईगल लैंड। ये जो एंग्लो एंड सेक्शंस के जो लोग थे ना, दे वर फेयरलेस, एडवेंचरस एंड ब्रेव। वो लोग बेखौफ थे, एडवेंचरस थे और ब्रेव, बहादुर थे। दे sang at their feast about battles, gods and ancestral heroes। फीस्ट बोलते हैं जश्न को, त्यौहार को, फेस्टिवल्स को। ये जो लोग थे ना एंग्लो एंड सेक्शंस, ये अपने त्योहारों पे गाते थे गाने अबाउट जंगों के बारे में, खुदा के बारे में और अपने जो उनके हीरोज़ गुजर चुके हैं, जो उनके अच्छे नाम गुजर चुके हैं हिस्ट्री में, जो हिस्टोरिक उनके हीरोज़ थे उनके बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में ये लोग बात करते हैं अपने गानों में, अपने सॉन्ग्स में। सम ऑफ देयर चीफ्स वर बार्ड्स। उनके जो कुछ चीफ्स थे ना वो बार्ड्स भी थे। बार्ड्स बोलते हैं पोइट को, मतलब कि वो लोग पोइट्री भी करते थे। इस टाइम पीरियड में, इस एज में पोइट्री स्टार्ट हुई थी। वैसे तो वो कहते हैं कि जो मच ऑफ एंग्लो सेक्सन पोइट्री है या पोइट हैज़ लॉस्ट। ज़्यादातर जो एंग्लो सेक्सन की जो पोइट्री है ना वो गुम हो गई है या फिर खो गई है या फिर मंजर आम से गायब हो गई है, लेकिन अभी भी उसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो मौजूद है, क्योंकि ये स्टार्ट ही इसी पीरियड में हुआ था पोइट्री का। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा पोइम्स हैं, पोइट्री है इस एज में, लेकिन जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम ऑफ दिस पीरियड इज़ बियोवुल्फ। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पोइम है इस एज की वो बियोवुल्फ है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है वो हम देखते हैं। व्हाट मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट इज़ दैट इट इज़ फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड एल्यूजन्स टू ग्रेट इवेंट्स। वैसे तो बहुत ज़्यादा पोइम्स लिखी गई, बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी गई, मतलब जो अच्छी भी थी, फेमस भी हुई, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस जो पोइम थी वो बियोवुल्फ थी। और इसकी फेमसिटी की जो वजह थी ना वो ये थी कि इसमें जो बहुत ज़्यादा रेफरेंस थे, मतलब कि जिस जो बात हो रही है ना उसके फ़ौरन रेफरेंस दिए गए हैं कि ये बात क्यों हो रही है, किसके बारे में हो रही है और किस लिए की गई है ये बात। मतलब कि इसमें कोई लाइन भी, कोई पोइम भी, कोई बात भी ऐवी खाम खाने की गई, बल्कि हर बात की, हर चीज़ की रेफरेंस दिया गया है। और इसके अलावा इसमें अलूजन्स थे ग्रेट इवेंट्स के, मतलब कि जो उनकी हिस्ट्री में इवेंट्स जो गुजर चुके हैं, जो ग्रेट इवेंट्स, अजीम जो उनके त्यौहार या इवेंट्स गुजर चुके हैं, उसकी अलूजन दी गई है, मतलब कि उसका हिंट दिया गया है कि वो बात किस बारे में हो रही है, कि इवेंट कब हुआ था और इसकी बात अब क्यों की गई है। तो ये इसके बियोवुल्फ के फेमस होने की वजह थी कि इसमें अलूजन्स थी और रेफरेंसेस थे। इसके बाद है कि आफ्टर द एंग्लो-सैक्सन एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी रिलीजन बिकम्स मेजर थीम। जब एंग्लो-सैक्सन्स ने एम्ब्रेस्ड किया क्रिश्चियनिटी को, उसके बाद उनका पोइट्री का, जो उनके लिटरेचर का जो मेजर थीम था ना वो बन गया रिलीजन, मज़हब। मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो-सैक्सन पोइट्री इज़ रिलीजियस। बहुत ज़्यादा जो मेजर पोर्शन था ना एंग्लो-सैक्सन पोइट्री का, उसका मेन फोकस, मेन जो थीम था ना वो था रिलीजन। ऐसे तो बहुत ज़्यादा पोइट्स थे इस एज में, लेकिन जो मोस्ट रिलीजियस पोइट्स थे ना वो 2 थे। एक था कैडमन और दूसरा था साइन वुल्फ।
Cadman sang whole story of the fate of man from the creation and the fall to the redemption and the last judgment, the scripture history. जो कैडमन था ना वो पोइट्री करता था या वो गाने गाता था इंसान की हिस्ट्री के बारे में, इंसान की फेथ के बारे में, इंसान की किस्मत के बारे में, कि इंसान कहाँ से आया, उसकी क्रिएशन से लेके उसकी रिडेम्पशन तक, मतलब कि उसकी अचीवमेंट तक, उसके पहले दिन से लेके उसके लास्ट जजमेंट तक, जो जजमेंट होनी है वहाँ तक, मतलब कि उस बारे में बात करता था कि इंसान कहाँ से आया है, उसने कहाँ जाना है, उसकी फेथ क्या है, उसकी किस्मत क्या है, मतलब उस बारे में बात करता था. उसके बाद जो साइन वुल्फ था ना, साइन वुल्फ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम थी ना वो थी क्रिस्ट. साइन वुल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम इज क्रिस्ट, मेट्रिकल नरेटिव ऑफ लीडिंग इवेंट्स ऑफ क्रिस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ इंक्लूडिंग हिज रिटर्न टू जजमेंट. इसमें वो क्रिस्ट के बारे में बात करता है कि कैसे वो अर्थ पे आया है, कैसे वो रिटर्न हुआ है, कैसे जजमेंट हुई है, उसके बारे में बात करता है. एंग्लो पीरियड आल्सो मार्क्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज. जैसा कि हमने पहले बात की है कि जो उसके कुछ चीफ्स थे वहाँ से पोइट्री स्टार्ट हुई है, क्योंकि कुछ चीफ्स, कुछ मेजर लोग उसके वो पोइट थे, उन लोगों ने पोइट्री शुरू की है, तो वहाँ से पोइट्री एज स्टार्ट हुई है. तो इसी तरह जो प्रोज है, प्रोज भी इसी पीरियड में स्टार्ट हुई है, इसी पीरियड में उसका स्टार्टअप हुआ है. और जो ग्रेट पोइट्स थे ना, 2 ग्रेट पायोनियर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज, जो 2 लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को, इस फेज़ को स्टार्ट किया है, उनमें 2 बड़े नाम थे. नेम था एल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि इम्पॉर्टेंट और ग्रेट इंग्लिश प्रोज राइटर है, और दूसरा था किंग ऑफ वेसेक्स. इन दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर रोल है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज में. एल्फ्रेड द ग्रेट रूल्ड टिल 1066 व्हेन हेरोल्ड द लास्ट of Saxon kings was defeated at the Battle of Hastings by William the Conqueror of Normandy, France. जो अल्फ्रेड द ग्रेट था ना, उसने 1066 तक रूल किया है, जब तक कि जो लास्ट जो किंग था ना, लास्ट जो सेक्शंस का किंग था हेरोल्ड, वो हार गया था एक बैटल ऑफ हेस्टिंग में. ये एक जंग का नेम है, बैटल ऑफ हेस्टिंग. वो जंग हुई थी विलियम और हेरोल्ड के दरमियान. विलियम था नॉर्मैंडा से, फ्रांस से, और हेरोल्ड था सेक्सन किंग था. इनके दरमियान एक जंग हुई थी. उसमें जो हेरोल्ड था ना, सेक्शंस का जो किंग था, वो हार गया था, जबकि जो विलियम था वो जीत गया था. तो उस टाइम तक एल्फ्रेड द ग्रेट ने रूल किया था उस टाइम पीरियड में. जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंगल्स और सेक्शंस थे ना, वो जब इंग्लैंड सेक्शंस फर्स्ट लैंडेड इन इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी. ऐसे हमने पहले ही बात की है कि ये स्टार्ट हो रहा है 670 AD में. तो जो एंग्लो सेक्शंस थे उन्होंने फर्स्ट टाइम लैंड किया था 15th सेंचुरी के मिड में. दे हैड ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द कंट्री. उन्होंने तकरीबन तमाम जो मुल्क था ना, ऑलमोस्ट उसको ऑक्युपाइड कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था. Unlike Romans who came as conquerors, these tribes settled in England and made her their permanent home. जैसे कि रोमन्स थे ना, रोमन से बिल्कुल उल्ट थे, बिल्कुल क्या कहते हैं कि 360 के एंगल पे थे, बिल्कुल डिफरेंट थे. रोमन्स आए थे एज अ कंकरर, लेकिन ये लोग जो थे ना, एंग्लो सेक्शंस, ये लोग सेटल हुए हैं पहले इंग्लैंड में. वहाँ पे उनके कबीले आए हैं, वहाँ पे रहना शुरू हो गए हैं, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था. और इसके बाद है कि कुछ जैसे कि हम लोगों ने इसके लिटरेचर को पढ़ा है एंग्लो सेक्शंस के, उनकी हमने कलेक्ट की हैं चीज़ें कि कैसे वो किस चीज़ पे बात करते हैं, क्या उनके थीम्स हैं, उनका मेजर फोकस किस चीज़ पे है. तो वहाँ से ना कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हैं. वो ये है कि उनकी लिटरेचर को देख के एक बात साबित होती है कि वो उनके कुछ रूल्स हैं लाइफ गुजारने के, ज़िंदगी गुजारने के कुछ रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते थे. दे फॉलोड इन देयर लाइफ 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स. उनके 5 मेजर प्रिंसिपल्स थे, इनको वो फॉलो करते थे. नंबर 1, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम. Number 2, responsiveness to nature. Number 3, religion. Number 4, love for womanhood. And number 5, struggle for glory. ये 5 उनके मेजर थीम थे, इनको वो फॉलो करते थे, जिनके अकॉर्डिंग लाइफ गुजारते थे. These principles are reflected in their literature. जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं ये हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हैं इनके लिटरेचर को पढ़ के, इनके लिटरेचर को देख के. तो यही बात हो रही है कि these principles are reflected in their literature. जो एंग्लो सेक्शन के जो लोग थे ना, दे वर फुल ऑफ इमोशंस,
वो इमोशन से भरे हुए थे, एंड लव म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स, और वो सॉन्ग्स को और म्यूज़िक को पसंद करते थे। Anglo-Saxon language is only a branch of the Great Aryan और Indo-European family of languages। ये उनकी एक ब्रांच थी ग्रेट आर्यन और इंडो यूरोपियन फैमिली की। It has same roots words for father and mother, for God and man, for common needs and the common relations of life as we find in Sanskrit, Aryan and Greek and Latin। वो कहते हैं कि जो उनके लैंग्वेज थी ना, उनके जो रूट्स थी उनके सेम रूट्स थी। जैसे कि फादर और मदर के लिए एक ही रूट थी, एक ही वर्ड था, इसी तरह गॉड और मैन के लिए भी एक ही वर्ड था। इसी तरह वो बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दिस ओल्ड विगोरस एंग्लो-सैक्सन लैंग्वेज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। जो एंग्लो-सैक्सन की जो लैंग्वेज थी ना, ये जो पुरानी लैंग्वेज थी, ओल्ड लैंग्वेज, ये बेस बनी है मॉडर्न इंग्लिश की। जो आजकल हम इंग्लिश बोलते हैं, ये इसकी जो बेस है ना, वो ओल्ड इंग्लिश है जो कि एंग्लो-सैक्सन बोला करते थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की है सबसे अर्लीस्ट फेज़ ऑफ लिटरेचर की, अर्लीस्ट एज की, अर्लीस्ट पीरियड की, जिसका नेम था एंग्लो एंड सेक्सन्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।